मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, खरीफ फसलों पर बढ़ाई एमएसपी। कि एमएसपी है और एमएसपी आगे भी रहेगी। धान, बाजरा और अरहर समेत 22 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने वादा किया था कि 2022 तक किसान की आमदनी को दुगना करने का काम हम करेंगे। जो लागत आ रही है उस लागत का 1.5 गुना किसान को मिले, उस प्रयास के तहत आज एमएसपी की दरों के अंदर जो वृद्धि की गई है वो खरीफ फसल के अंदर ये किसानों के हित में है और आने वाले समय के अंदर किसानों को इसका लाभ भी मिलेगा। कांग्रेस ने एमएसपी में बढ़ोतरी को बताया निराशाजनक। जो 6 महीने से इस देश का अन्नदाता पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रहा है, एमएसपी को गारंटी का कानून बनाने की जो मांग कर रहा है, उन विषम परिस्थितियों के अंदर जो एमएसपी की घोषणा की गई है वो निराशाजनक है, किसानों को हतोत्साहित करने वाली है। कृषि मंत्री का ट्वीट, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता किसानों के साथ थी, है और आने वाले कल में रहेगी। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों से बातचीत के लिए तैयार है सरकार। जब किसान चर्चा करना चाहेंगे, भारत सरकार तैयार चर्चा के लिए रहेगी। क्या डैमेज कंट्रोल की कवायद में जुट गई है बीजेपी? पहले देश भर में फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। फिर यूपी में कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद का बीजेपी में शामिल होना। अब किसानों के लिए अहम घोषणाएं, क्या किसान मानेंगे? प्रावधान में आपत्ति है, वो आपत्ति तर्क के साथ आप बताइए, हम ससम्मान सुनेंगे भी और उसका निराकरण भी करेंगे। डैमेज कंट्रोल की राह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। केंद्र सरकार ने आज खरीफ की फसलों के ऊपर समर्थन मूल्य में वृद्धि की। किसानों से बातचीत के लिए दरवाजे खुले होने की बात भी दोहराई। इससे पहले फ्री वैक्सीन टू ऑल की घोषणा हो ही चुकी है। आज की एक चर्चित खबर यह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में कुछ महीने शेष रहते पूर्व केंद्रीय मंत्री जतिन प्रसाद ने हाथ को छोड़कर कमल हाथ में ले लिया है। खबरों का यह सिलसिला क्या इस ओर इशारा करता है कि भाजपा एक बार फिर चुनावों के लिहाज से सक्रिय हो गई है। 2022 में यूपी और पंजाब जैसे राज्यों के चुनाव हैं, फिर 2023 में राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ जैसे भाजपा को लोकसभा में बम्पर सीटें देने वाले राज्यों के, और फिर 2024 में तो जनरल इलेक्शन होना ही है। यानी क्या ये अंदाज़ा गलत है कि आमतौर पर किसी डैमेज से बेपरवाह दिखने वाला भाजपा का नेतृत्व अब होमवर्क में जुट गया है? इसकी वजह भी समझ में आती है। भाजपा चुनाव को पूरी ताकत से लड़ने के लिए जानी जाती है और इसके बावजूद पश्चिम बंगाल के विधानसभा और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव ने पार्टी को जबरदस्त झटका दिया है। महंगाई का मुद्दा धीरे धीरे गहरा रहा है। आने वाले वक्त में ये सरकार की छवि को मुश्किल में डालेगा, इसका पार्टी को भी अंदाजा है। तो क्या डैमेज कंट्रोल का दरवाजा खोल दिया गया है और इसमें आम आदमी का क्या क्या भला छुपा हो सकता है? इस पर आज प्राइम डिबेट में चर्चा होगी इन सवालों के साथ कि मिशन 2024 पर भाजपा का काम शुरू हो चुका है क्या? फ्री वैक्सीन, एमएसपी में वृद्धि, क्या ये जख्मों पर मलहम है? क्या और जतिन ज्योतिरादित्य ढूंढने पर भी काम होगा या हो रहा है? वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ और कांग्रेस की प्रवक्ता ज्योति खंडेलवाल भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भाजपा से भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, चूंकि महत्वपूर्ण सवाल तो भाजपा से ही हैं। लेकिन महेश शर्मा जी, पहले आपके पास आ रहा हूं। ये जो निष्कर्ष निकाला गया कि इस तरह के जो लोक लुभावन, लोगों को सुहाने वाले फैसले हैं, एक के बाद एक आए और आगे आने की संभावना है, और उसके साथ राजनीतिक जो आवागमन चल रहा है,
ये सब इस दिशा में इशारा करता है कि कमल ने चिंता शुरू कर दी है और चिंता के साथ काम भी शुरू कर दिया है। महेश शर्मा। लगता है महेश शर्मा जी तक भी, हाँ महेश शर्मा जी तक भी हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। महेश जी के पास जाने की कोशिश करेंगे। ज्योति खंडेलवाल, देखिए भाजपा के जब मेहमान जुड़ेंगे तो भाजपा के लिए तो सवाल है ही मेरे पास, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल क्या कांग्रेस के जहन में भी है लोगों के साथ साथ कि आज का जो घटनाक्रम है वो कांग्रेस को क्या सोचने पर मजबूर करता है कि कहा तो जाता है जब कोई रूठता है तो उसको मनाया जाएगा, सब लोगों की चिंता की जाएगी, सब लोगों की चिंता की जाती है, लेकिन एक के बाद एक नाम जुड़ते जा रहे हैं जो इधर से उधर जा रहे हैं। क्या ये बात चिंतित करती है ज्योति खंडेलवाल? देखिए, आपने 2-3 सवाल उठाए हैं, तो उसमें पहला ये सवाल है कि एमएसपी के किसानों को दर वृद्धि की, एमएसपी में वृद्धि की गई है या फ्री वैक्सीनेशन की बात की गई है, तो ये तो ऐसी चीजें हैं जो हम यूं कहें कि पहले तो आप बड़े बड़े घाव दे देते हो। आज किसान कितने समय से, कितने लंबे समय से हर मौसम की मार झेलते हुए धरने पर बैठे हुए हैं कि हमारे इन काले कानूनों को वापस लो। उनसे सरकार बातचीत तक नहीं करना चाहती है और फिर ऊपरी दिखावा करते हुए सिर्फ आप एमएसपी की दरों में वृद्धि कर दो, जिसका पूरा लाभ किसान को यही लग रहा है इस कानूनों के माध्यम से कि हमें इन सब चीजों का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप घाव तो इतने बड़े देते हो और फिर ऊपर से दिखावा करते हो कि आपकी हमारी सरकार जो है वो किसानों की बड़ी हितैषी है, देखो उसने ये कर दिया है। तो ये तो एक बिल्कुल वैसी बात है कि आप पहले तो जैसे जीएसटी में किया, आपने दरें बढ़ा के कर दी 20-20, 25-25%, फिर देखो हमने राहत देकर के आपकी इन दरों को 15% कर दिया। अरे वो 15% भी बहुत ज्यादा था। तो सेम इसी तरीके का काम जो है वो यहाँ हो रहा है। आप फ्री वैक्सीनेशन की बात को लेकर के देखिए, अगर आप ये फ्री वैक्सीनेशन का ये जो आपने निर्णय लिया है, अगर ये आप अगर 1 महीना पहले लेते, 1.5 महीना पहले लेते, तो राज्य सरकारें क्यों जाती ग्लोबल टेंडर के लिए और क्यों उन्हें फिर ग्लोबल टेंडर के माध्यम से नहीं मिलता? यही काम अगर केंद्र सरकार पहले कर चुकी होती, फ्री वैक्सीनेशन के काम को करने के लिए, फ्री वैक्सीन सबको मिल सके इसके लिए वो पहले ही ग्लोबल टेंडरिंग करके विदेशों से जो खरीदना था वो खरीदती है, ग्लोबल टेंडर होता, सही रेट में हमको मिलता और उसका लाभ ये होता कि आज जो बीच में जो वैक्सीन की जो कमी जो महसूस की गई, जो वैक्सीनेशन सेंटर्स जो बंद हो गए और वहां पर वैक्सीन उपलब्ध लोग परेशान हो रहे थे, तो आपने एक आकर के फिर आप जब जनता परेशान होती तो पता नहीं आप देखिए वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं अब तक, वैक्सीनेशन के ऊपर हम बहस भी कर चुके हैं और बीजेपी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप कहेंगे बेहतर होगा वो आपकी बात का जवाब भी दे पाएंगे। फिलहाल मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या राजस्थान को भी जिस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है ना कि 3 जनों की तिकड़ी थी उसमें से 2 चले गए, तीसरे राजस्थान में हैं, 1 साल से चर्चाएं हैं, क्या इस बात को लेकर पार्टी कहीं चिंतित होती है? पिछले 15-20 दिन का जो घटनाक्रम है, जो बयान आ रहे हैं उनको लेकर खासतौर पर बीजेपी वाले ये उनकी ज्यादा पैनी नजर है आपकी पार्टी के ऊपर, उनके बयान ज्यादा आ रहे हैं। देखिए, चिंता वाली बात तो ये होती है, इसमें कोई बात नहीं है। अगर हमारे इतने लंबे समय से जुड़े हुए अगर व्यक्ति अगर दूसरी जगह जाते हैं तो, और मुझे समझ में भी नहीं आता ऐसे व्यक्ति जिन्हें लगातार 2004 से बराबर पार्टी जो है वो मौका दे रही है, चुनाव लड़ने का मौका दे रही है, पार्टी में संगठन में उनको जिम्मेदारी दी गई, केंद्रीय मंत्री बनाया गया और फिर भी आप अगर यूं कहें कि मौका परस्ती करते हुए और फिर अगर आप दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी पार्टी के लिए जो कोई व्यक्ति इतने लंबे समय से जुड़ा हुआ होता है तो पार्टी के लिए एक चिंता की बात तो होती है। लेकिन मैं वापस आऊंगा आपके पास। सीबी यादव साहब, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? सीबी यादव जी, डॉक्टर सीबी यादव। बिल्कुल जेपी जी सुनाई दे रही है जी, सुनाई दे रही है जेपी जी। सीबी यादव साहब, देखिए रबी की फसलों मुझे आवाज सुनाई दे रही है। एमएसपी की घोषणा की गई थी, तब यह दावा किया गया था कि ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। अब खरीफ की फसलों में भी इसी दावे के साथ उन समर्थन मूल्य का ऐलान किया गया है। मैं साफ तौर पर इसको इस तरह समझना चाहता हूं आपसे कि किसानों का आंदोलन अपनी जगह पर है, उससे इस बात का ताल्लुक कायम ना करते हुए एज ए होल देश के जो किसान हैं उनकी सबकी बात करते हुए ये जो समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, इसमें जो वृद्धि की गई है उसको किसानों के नज़रिए से क्या पर्याप्त माना जाए, उत्साहजनक माना जाए, निराशाजनक माना जाए? जी जेपी जी, मैं इस टॉपिक पे काफी अध्ययन करता हूं, तो मैं बिल्कुल संक्षिप्त में 4 पॉइंटों में दर्शकों को समझाना चाहूंगा। 2015 में शांता कुमार कमेटी बनी थी, इसी सरकार ने बनाई थी।
उस कमेटी का ये कहना था कि एमएसपी पे खरीद सिर्फ 6% होती है। तो पहली बात तो इस एमएसपी की घोषणा से किसानों को कोई फायदा हो जाएगा, पहला तथ्य यह है। दूसरा तथ्य, एमएसपी की डिक्लेरेशन कैसे होती है। एमएसपी की डिक्लेरेशन में 3 फॉर्मूले होते हैं कि A2, एक A2 प्लस FL और एक C2। जो वाजपेयी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग बनाया था, उसने C2 फॉर्मूला, जिसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रेट, उस पर 50% भाव देने की बात थी। अभी जो ये एमएसपी डिक्लेयर हुई है वो A2 प्लस FL है, जो एक पार्शियल कॉस्ट होती है। ये वैसी बात होती है 100 रुपए को पहले 60 रुपए बता दो, फिर 50% ज्यादा दे दो, मतलब 90 रुपए हो गया। तो दूसरी चीज है कि जो C2 फॉर्मूले की जो मांग थी वो भी पूरी नहीं हुई। तीसरी चीज, जो तोमर साहब का जो ट्वीट है कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। देखिए, ये पहली बार स्लोगन दिया गया था 2016 में। 2016 में किसान की जो आमदनी थी उसको कितनी 2022 तक दुगनी करनी थी। ये पता नहीं था कि कितनी का कितना दुगना करेंगे, लेकिन 2018 में एक सरकार ने एक बनाई थी, कमेटी बनाई थी, उसने कहा था 2018 में कि 10.4% कृषि विकास दर होगी तो 2022 में दुगनी होगी। अच्छा, पिछले 7 सालों में एवरेज कृषि विकास दर कितनी रही है? जेपी जी, आपको ताजुब होगा, 1.9%। और 2014 में कितनी थी? 3.4%। 3.4% से कृषि विकास दर घट करके हो जाती है 1.9%। अब बताइए 2022 में तो सिर्फ 1 साल बचा हुआ है, फिर भी तोमर साहब पता है किस कॉन्फिडेंस से वो कह देते हैं कि किसान की आमदनी दुगनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। कब तक दुगनी करने पे, कितनी थी जिसको कितना दुगनी करने पे। और लास्ट पॉइंट और बता देता हूं, 2009 से लेकर 2014 तक एमएसपी में कितनी ग्रोथ हुई और 2014 से लेकर 2021 तक कितनी ग्रोथ हुई, तो आपको जान के ताजुब होगा कि ये ग्रोथ 6 साल जो पिछले थे उनकी बनिस्बत ये कम है। और लास्ट पॉइंट और बता देता हूं, सरकार को क्या ये कहने का अवसर नहीं दिया किसानों ने कि हम जो रोड मैप लेकर के आए थे, हमने जो रास्ता निकाला था वो तो आपने खारिज कर दिया, उसको तो लागू तो होने देते। वो अगर नाकाम हो जाता तो आप कह सकते थे कि हाँ, आपका रास्ता तो हमको सही मंजिल तक नहीं ले जा पाया, हमारी आय तो दुगनी नहीं हुई। लेकिन उससे पहले विरोध करके अभी तो ये कहने को है कि आपने तो जो नए कृषि बिल लाए थे, जो ऐतिहासिक रिफॉर्म करने वाले थे, जिनके जरिए आय बढ़ने वाली थी, उनको ही खारिज कर दिया, उनको लागू ही नहीं होने दिया। बहरहाल रामलाल शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रामलाल जी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी आपने। 2-3 जो पिछले दिनों के घटनाक्रम हैं, जिसमें खासतौर पर फ्री वैक्सीनेशन के ऊपर लंबी जद्दोजहद के बाद में यह ऐलान कि वैक्सीन अब सबके लिए फ्री होगी, फ्री वैक्सीनेशन टू ऑल। किसानों के लिए समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि के साथ साथ ये जोड़ना कि हम बातचीत के लिए हमेशा दरवाजे खुले थे, अब भी खुले हैं, बातचीत करेंगे। इस तरह की जो घटनाएं हैं, और आज जतिन प्रसाद का जो जाना है इधर से उधर, मतलब आपकी तरफ आना है, इन सब घटनाओं को जोड़ करके ये सिलसिला इस तरह से देख रहे हैं प्रेक्षक कि आपने चुनाव की चिंता से अब नरमी के साथ काम करना शुरू कर दिया। रामलाल शर्मा, क्या वो गलत है? देखिए जेपी शर्मा जी, कांग्रेस के मित्र हमेशा अपने अनुकूल परिस्थितियों की चर्चा करते हैं, कभी भी ये चर्चा ये नहीं करते हैं कि साहब इस देश के विकास के लिए हमें इस एजेंडे के ऊपर चलना है। आलोचना करनी इनकी फितरत है। अभी मैं सीबी यादव साहब को सुन रहा था। सीबी यादव, मैं आपको बता दूं कि 2009 के अंदर जब यूपीए की जब गवर्नमेंट थी, उस यूपीए के गवर्नमेंट के अंदर 2013 तक 2014 तक आपकी सरकार रही है, उसके अंदर चावल के अगर समर्थन मूल्य देखें तो उसके अंदर एमएसपी की जो रेट थी वो रेट थी सिर्फ 1000 रुपए 2009 में, और 2013 तक आपने बढ़ा के सिर्फ 250 रुपए की है, 1250। आज चावल की है 1940 से लेकर 1960। जवार की अगर रेट देखें आपके समय 2009 में थी 840, आज वर्तमान में देखें ये रेट है 2738। आपके बाजरे की रेट देखें 2009 के अंदर थी 915, आज एमएसपी हुआ है बाजरा 2250। रागी की अगर 2009 की रेट देखें 915, आज वर्तमान में है 3377। मूंग की रेट देखें 2009 2760। पूरी सूची सुनाएंगे तो इसी में समय निकल जाएगा। लब्बुलबाब यह है कि आपने ऐतिहासिक वृद्धि की है, इन्होंने यूपीए के समय के आंकड़े नहीं छुपाए, और एक ऐसा बहुत बड़ा तबका हो सकता है जो यूपीए के वक्त की बात नहीं करता, आपके वक्त की बात करता है, लेकिन तबका है ना, उसकी भी तो आपको ज़रूरत है। और क्या यही वजह है कि उसको साथ लेने के लिए अब आप इस तरह के लचीले रुख को अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं? रामलाल शर्मा, मेरा सवाल ये था। मैं तो ये कह रहा हूँ जेपी शर्मा जी, कब तक किसानों को गुमराह करने की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती रहेगी? 55 साल तक इस देश में शासन करने के बाद भी आज भी आप गरीबी मिटाने के, किसानों के उद्धार की बात करे हो, कर्ज माफी की बात करे हो। 55 सालों में किसने आपका हाथ पकड़ा था कि आप किसानों को उद्धार
नहीं कर सकते, आप किसानों का भला नहीं कर सकते, आप किसकी बात कर रहे हो? रही बात ये फ्री वैक्सीनेशन, आप ही के नेता कह रहे थे ना कि स्टेट को फ्री हैंड देना चाहिए, स्टेट के ऊपर कुछ दायित्व छोड़ना चाहिए, छोड़ के देख लिया ना। हम सरपंच आप सब ने, आपने स्टेट के अंदर कहा कि हम ग्लोबल टेंडर करेंगे और ग्लोबल टेंडर करके वैक्सीनेशन को हम प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्या हुआ आपके ग्लोबल टेंडर का? पहुंचा दी क्या आपने वैक्सीन? नहीं, इन्होंने तो चुनौती दी है रामलाल जी, इनकी पार्टी ने तो चुनौती दी है कि हमें बता दीजिए, एक लेटर हमारा लिखा हुआ बता दीजिए जिसमें ये लिखा हुआ हो कि हमको खरीद के अधिकार दिए जाएं। ऑफ कोर्स पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने ये चिट्ठी आपको लिखी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई आग्रह नहीं था। शर्मा जी, मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट में बता दूं कि हम ग्लोबल टेंडर के ऊपर जाएंगे, हम हाई कोर्ट के अंदर आवाज इफेक्ट कराएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। इन्होंने तो ज्योति खंडेलवाल जवाब दीजिए, ज्योति खंडेलवाल बोलिए। ज्योति खंडेलवाल सुन पा रही हैं तो बोलिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब कैसी बातें कर रहे हैं रामलाल जी। वो बोल रहे हैं कि फ्री वैक्सीनेशन के लिए राज्य सरकार ग्लोबल टेंडर के लिए जाना चाहती थी। कैसी, जब केंद्र सरकार उपलब्ध नहीं करवा रही, वो खरीद करके नहीं दे रही है, वो सारी जिम्मेदारी केवल राज्य सरकारों पर डाल देना चाहती है, तब जाकर के राज्यों ने ये कोशिश की कि कम से कम हमारे प्रदेश की जनता को वैक्सीन उपलब्ध तो हो पाए, वो हम उनको वैक्सीन दे तो पाए। राज्य सरकार ने तो पहले ही घोषणा कर दी थी, नहीं है। हम यही पूछ रहे हैं आपसे, केवल आपको मिलेगी तो कितना प्रोडक्शन है। इन सब मुद्दों पर अलग अलग बहस हो चुकी है सर, और आगे भी कर लेंगे। आज का मुद्दा ये है, महेश शर्मा जी, सुनने की आदत नहीं है ना, इसी वजह से आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? लेकिन सरकार में जो रहता है उसे सुनना चाहिए, जब तक वो सुनेगा ना तब तक लोगों को राहत नहीं दे सकता। आप देखिए, आप केवल एक बार आते हैं और आंसू बहा देते हैं उन लोगों के लिए जिनकी डेथ हुई है, जिनकी मृत्यु हुई, जो डॉक्टर्स चले गए हमारे का जो देखने का नजरिया है वो ये है कि एक तरफ भाजपा की आप यूं समझ लीजिए कि कितने स्मार्ट तरीके से वो इलेक्शन पर नजर रखते हुए आगे बढ़ती है। पिछले दिनों में जितना डैमेज हुआ बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, खासतौर पे कोरोना कुप्रबंधन के आरोप जो लगे उसके हवाले से, उसके बाद पार्टी ने उस छवि को फिर से चमकाने के ऊपर काम शुरू कर दिया है। साथ ही जो कांग्रेस के चेहरे हैं, जो संभावित बेहतर चेहरे भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकते हैं या उसकी रणनीति में कहीं ना कहीं फिट हो सकते हैं बेहतर लड़ाके के तौर पर, उनके ऊपर काम करती आई है पार्टी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अब राजस्थान की भी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, अब राजस्थान की भी चर्चा है। तो ये सारा सिलसिला क्या ये इशारा नहीं करता कि भारतीय जनता पार्टी ने दूरगामी और जो बहुत नज़दीकी जो पड़ाव हैं चुनावी रण के, उनके ऊपर काम करना शुरू किया है? महेश जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भाजपा सरकार का जो नजरिया रहा है वो मुख्य रूप से चुनाव ओरिएंटेड है। चाहे वो आप बंगाल के चुनाव को देख लीजिएगा या और किसी दूसरे स्टेट के चुनावों को लेकर के इर्द गिर्द वही राजनीति मंडराती जा रही है। केंद्र वर्सेज और इन्हीं दौरान मतलब राज्य सरकार और वर्सेज केंद्र सरकार के बीच में रस्साकसी भी चल रही है। अब ये वैक्सीनेशन का मामला है, वैक्सीनेशन कार्यक्रम में जो पूरे दुनिया भर से जो रिपोर्ट आई है उसमें ये महसूस हुआ है कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार की और जो नीति थी वो दूरदर्शीपूर्ण नहीं थी। अब अगर इस चीज की तरफ ये इशारा होता है और ये जो कल घोषणा हुई है, अगर ये अगर इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो जाती है तो निश्चित रूप से ये बहुत बढ़िया आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए, रक्षा के लिए तो बहुत है ही बढ़िया। और लेकिन ये जो डिले हुआ है और इस कोरोना की रोकथाम के लिए हमें जो उपाय करने चाहिए, और अगर ये जो कदम लिए हैं तो अगर देर आयत दुरुस्त आयत भी कहा जाए तो ये कोई बात दूसरी नहीं होगी। अब दूसरा आता है कि ठीक है, लोगों की, हाँ बिल्कुल माना जाता है कि लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं, और जो उस वक्त अच्छा या बुरा हो रहा होता है वही आखिरकार काम आता है। रामलाल शर्मा, समय चूंकि कम बचा है और आप देरी से जुड़े हैं, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। आपकी पार्टी की जो पैनी नज़र है कांग्रेस के अंदर क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर, वहाँ से कम खबरें मिलती हैं, आपके यहाँ से ज़्यादा मिलती हैं, तो उसके साथ साथ आपकी अपनी पार्टी के ऊपर भी नज़रें होंगी। कल से चर्चा में है एक पोस्टर जिसका पता है आपको, मुझे सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इधर भी ध्यान है। देखिए जेपी शर्मा जी, इस तरीके के हालात कांग्रेस के बन चुके हैं, उन हालातों के अंदर इनका अंदरूनी मामला ये कैसे निपटाएंगे कैसे नहीं निपटाएंगे ये खुद जाने।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक संगठनात्मक रचना है और उस संगठनात्मक रचने के अनुसार ही चलते हैं। लोग उसको किस रूप में लेते हैं नहीं लेते हैं, उसको हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस चाहे जितने आरोप लगा दे, कांग्रेस चाहे जितनी हमारे बारे में चर्चा कर ले, कांग्रेस अपने घर को संभालने की चिंता करे, भारतीय जनता पार्टी के घर की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। हम हमारे विषयों को हमारे तरीके से निपटाएंगे, हमारा संगठनात्मक ढांचा है, उस ढांचे के अनुसार हम चलेंगे। लेकिन नहीं, कांग्रेस की बात नहीं है ना रामलाल जी, वो पोस्टर केवल कांग्रेस वाले ही देखते नहीं गुजरते हैं, आम आदमी भी वहां से गुजरता है, बीजेपी ऑफिस के आगे से, वो भी वो पोस्टर देखता है, उसके मन में भी सवाल उठते हैं। वो सवाल मैंने आपके सामने रखा था। आप तो अपने विधायकों की चिंता करो, अपनी पार्टी की चिंता करो, बीजेपी की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जवाब है नहीं रामलाल जी के पास एक्चुअली इस बात का कि आप उनके अपने नेता मेरे पास तो हर चीज का जवाब है, हमारे पास हर चीज का जवाब है। आपकी तरह से कांग्रेस पार्टी जो सर्कस का रूप ले चुकी है, तो सर्कस वाली पार्टी हमारी नहीं है। तो एक अध्यक्ष आया, उसके साथ सर्कस की तरह दूसरा चला गया, दूसरा अध्यक्ष आया, वो पिछले 6 महीने से अपनी कार्यकारिणी नहीं बढ़ा पा रहा, संगठनात्मक ढांचा नहीं बढ़ा पा रहा, एक दूसरे पे तंज कस रहे, एक दूसरे मुख्यमंत्री को ही भूल जाते हैं। अरे मैं तो ये कह रहा हूं, जिन्होंने 2 बार यहाँ की आपके साथीदार चलिए, सियासत की इसको खूबसूरती कह लीजिए या सियासत का ऐसा पहलू कह लीजिए जिसको समझना बहुत मुश्किल है, जिसको खूबसूरती कहकर ही काम चलाना पड़ेगा, जिसमें मतभेद को ये कह दिया जाता है कि मतभेद है साहब, मनभेद नहीं है, जिसमें ये कह दिया जाता है कि नहीं हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है, ज़रा उधर नज़र डालिए, उधर सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, जिसमें अपनी तरफ कभी नहीं देखा जाता, हमेशा उंगली दूसरे की तरफ उठाई जाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।